हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक यू आर गुड। और कैसी चल रही है भैया आपकी तैयारी। एचटेट की प्रिपरेशन, एचटेट बहुत करीब है और आई नो कि सभी बच्चे अपने रिवीजन में लगे हुए हैं। और इसी के बीच मैं आपके लिए 60 क्वेश्चंस की एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखो इस वीडियो को और वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी। और भाई एक बात आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित जानकारी होती है। सिंपल सा है भाई, कृषि की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें हम पशुओं का चारा होता है, पशुओं का रहने के स्थान की बात होती है, स्वास्थ्य से बात होती है और उनके प्रजनन किस प्रकार हो, इन सब चीज़ों की बात होती है। तो वो आपका पशुपालन होता है। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एनिमल हस्बेंड्री। ये तो सबको पता है, पशुपालन में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं की खेती के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन है संयत तापमान और भारी वर्षा, आर्द्र तापमान और भारी वर्षा, आर्द्र तापमान और संयंत वर्षा और संयंत तापमान और संयंत वर्षा। सिंपल सी बात है, गेहूं की खेती के लिए आपका नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल वर्षा चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कम, ज़्यादा ना अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट यानी अखबारी जो कागज होता है वो कहाँ से आता है। ऑप्शन इज शंकुधारी, जो शंकु वृक्षी वन होते हैं, पतझड़ी वन होते हैं, मैग्रोव वन होते हैं या वर्षा प्रचुर वन होते हैं। तो आज जो हमारा अखबारी कागज है वो कहाँ से आता है, शंकु वृक्षी वन से। ठीक है, जो कि आपके पर्वतों पर मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लंबे स्टेपिल किस्म की जो कपास है निम्न में से किस देश में उगाई जाती है। लंबे स्टेपिल का मीनिंग होता है रेसा, यानी जो लंबे रेसे वाली कपास है भाई, एक होती है लंबे रेसे वाली, एक होती है मध्यम रेसे वाली, एक होती है छोटे रेसे वाली। तो हम बात करें लंबे रेसे वाली। ठीक है, तो लंबे रेसे वाली हमारे भारत में तो मध्यम वाली आती है, तो लंबे रेसे वाली कहाँ मिलती है, मिस्र में, याद रखना। और अमेरिका में भी आपके लंबे रेसे वाली कपास मिलती है, उसके साथ मिस्र में भी मिलते हैं। यहाँ अमेरिका ऑप्शन में नहीं है तो मिस्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लैटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें सामान्य तापमान और कम वर्षा होती है, उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, निम्न तापमान और अल्प वर्षा होती है या उच्च तापमान या सामान्य वर्षा होती है। तो राइट आंसर रहेगा लैटराइट मिट्टी ऊंचे तापमान और जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी से आपका एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। लैटराइट मिट्टी को अच्छी तरह से करके जाना। 200 सेंटीमीटर से अधिक आर्द्रता वाले पार्ट में पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। अपसलन क्रिया भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये ऊंचे तापमान और भारी वर्षा वाले पार्ट्स में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, खरीफ की फसल बोई जाती है। देखो रबी, खरीफ, जायद, इनसे एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही है एग्जाम में। तो यहाँ पे खरीफ की फसल पूछी गई है जब दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, उत्तर पश्चिमी मानसून के अंत में और उत्तर पूर्वी मानसून के बात करें तो आरंभ में या उत्तर पूर्वी मानसून के अंत में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका होगा जो हमारा दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उसके अंत में। देखो दक्षिण पश्चिमी मानसून, अब हमारा जब मानसून आता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे पूरे भारत में वर्षा होती है। कब आता है भाई, वो 1 जून को, यानी ज्योग्राफिकल डेट तो 1 जून है। केरल राज्य में प्रवेश करता है, बट भाई मौसम है तो आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो जब ये दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है ना हमारे यहाँ, तो कब आता है, जून में आता है। ठीक है, और ये मैंने वीडियो में करवाई हुई है, खरीफ, रबी और जायद फसलें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से अच्छी तरह करना इसको। जो खरीफ फसलें यानी गर्मी, खरीफ यानी गर्मी, और जो गर्मी की फसलें हैं वो आपकी कब बोई जाती हैं, गर्मी की फसलें आपकी जुलाई अगस्त इसमें बो दी जाती हैं। ठीक है, और फिर आपकी बाद में काट ली जाती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो सबको पता है भाई, असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है। अब असम इसने दे नहीं रखा, पर दार्जिलिंग, ठीक है, तो दार्जिलिंग इसने दे रखा, तो दार्जिलिंग सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, ग्रीष्म ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है। अब देखो गर्मी की ऋतु के बाद जो उगाई जाती है वो फसलें कौन सी होती है, हमारी रबी, क्योंकि गर्मी की ऋतु के बाद सर्दी आती है। ठीक है, आपकी अक्टूबर नवंबर तक गर्मी की फसलें खत्म हो जाती है और अक्टूबर नवंबर में ही फिर आपकी रबी की फसलें यानी सर्दी की फसलें बोई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तम्बाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए। अब तम्बाकू बोना है तो कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए, तो राइट आंसर रहेगा पोटास। ठीक है, वैसे जिस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो तो वो उपजाऊ मानी जाती है, पर तंबाकू की खेती के लिए मिट्टी में पोटास होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 इज विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। रबड़ के, देखो अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया, मलेशिया, जैर बेसिन। ठीक है, मलेशिया में किस में पाए जाते हैं रबड़ के सुविकसित बागान। सुविकसित यानी अपने आप नहीं उगे, इनको विकसित नहीं, सुविकसित यानी अच्छी तरह से बोया गया है, इनको विकसित किया गया, तो ऐसे बागान मलेशिया में है विषुवतीय क्षेत्र के। क्वेश्चन नंबर 11 इज भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम है। तो किसमें भाई पहाड़ी ढाल को काट काट के उनकी सीढ़ियां बनाई जाती हैं। समोच्च रेखीय जुताई में, आच्छादन रोपण में, पट्टीदार खेती में, सोपान कृषि ट्रेसिंग में। तो किसमें, समोच्च रेखीय जुताई में। इसमें हम सीढ़ियां बना के, देखो ज़्यादातर जो चाय का पौधा है ना वो समोच्च रेखी में बोया जाता है। क्यों, क्योंकि चाय के पौधे की जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो उसकी जड़ें जल्दी गल जाती है। वैसे चाय के पौधे को पानी भी अधिक चाहिए, तो इसी वजह से वो सीढ़ी नुमा या समुच्चय रेखीय में ही उसकी जुताई की जाती है चाय के पौधे की, ताकि पानी जड़ों से निकल जाए, उसको पानी भी मिल जाए और पानी जड़ों में इकट्ठा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। यानी नहर सिंचाई होती है जो पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है, भारत के किस भाग में होती है, यूपी में। यूपी में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 इज भारत में गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक। बट यहाँ देखो क्या डाले गए, तट डाले गए। तटों की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से तटों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। दक्कन ट्रैप, मालाबार तट, कोरामंडल तट और सुंदरबन डेल्टा। अगर अब आपने मेरे तटों वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये कौन सा तट कहाँ पर है। तो जो ये मालाबार तट है ये आपका केरल के जो समुद्री तटीय किनारा उसको कहते हैं भाई मालाबार तट। तो मालाबार तट में यानी केरल में गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पंजाब में गेहूं का उत्पादन होता है, असम में चाय का उत्पादन होता है, कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है और हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। तो कौन सा कथन राइट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, ये राइट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपका केसर का उत्पादन होता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये जो थर्ड ऑप्शन है ना इसका, ये जो थर्ड ऑप्शन है भाई इसमें जो पूछा गया कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है, ये बिल्कुल ठीक है, याद रखना। कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है आपका, ठीक है, ये एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। ये कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है, तो एग्जाम में ऐसा आता है कॉफी का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, याद रखना कर्नाटक में। असम में चाय का उत्पादन होता है, आप सबको पता है। उसके अलावा पंजाब में भी गेहूं का उत्पादन होता है, पंजाब हरियाणा गेहूं में नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अब कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। अब ये हद से ज़्यादा बार, हद से मैं तो ये कहूँगी कि बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के जाना। हाँ, हर एचटेट के किसी न किसी लेवल में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, या टीजीटी या पीजीटी। निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी भाई, काली मिट्टी। काली मिट्टी आपकी कपास के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। इसे रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगड़, या ये दूसरा नाम भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है उसका नाम बताइए। अब भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है। यमुना नहर है, सरहिंद नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, अपर बारी दोआब नहर है। तो सबको पता है भाई भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं। पाले यानी हम सबको पता है सर्दियों में पाला पड़ता है, छोटा जो होता है बर्फ के टाइप से, सुबह उठोगे तो घास पर ऐसे वाइट दिखता है, वो पाला होता है। उसे ज्योग्राफी में तुषार भी कहते हैं। तो उससे मर जाते हैं। क्यों मरते हैं, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, इतने कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, इतने कम तापमान पर श्वसन रुक जाता है यानी सांसें रुक जाती हैं, ऊतकों की यांत्रिक क्षति और सूक्षण हो जाता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऊतकों की यांत्रिक क्षति और सूक्षण हो जाता है, ठीक है। जो पौधे होते हैं उनके जो ऊतक होते हैं ना, उनकी जो यांत्रिक क्षति हो जाती है उन ऊतकों की। जैसे हमारे अंदर भी ऊतक हैं, सेल है, ऐसे पौधे के भी सेल होते हैं, तो वो उनकी वो खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और उनमें सूखापन आ जाता है, इसीलिए पाले से पौधे मर जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 इज लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पाई जाने वाली मृदा को क्या कहते हैं? लंबे घास वाली। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफी आता है, काफी बच्चे तो समझे नहीं होंगे। अब लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति, प्रेरी जो घास के मैदान होते हैं अमेरिका में अधिकतर पाए जाते हैं, इनके नीचे जो पैदा होने वाली जो मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? चरनोजेम मिट्टी। या आपके जो चरनोजेम मिट्टी ये विदेशी मिट्टी का नाम है, ठीक है। भारत में इसी मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? तो सबसे ज्यादा हरित क्रांति को किससे फायदा हुआ है? ये तो सभी को पता होगा, गेहूं को, ठीक है। दूसरे नंबर पर चावल को। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर कौन सी खेती होती है? भारत में भाई सबसे ज्यादा कौन सी खेती होती है? गेहूं की, कपास की, धान की, ईख की। तो याद रखना चावल की यानी धान की। संचित क्षेत्र यानी जहां पर पानी ज्यादा है तो ऐसे एरिया में धान ही ज्यादा बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी विधि मिट्टी की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती? ऑप्शन इज समुच्चय रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती और स्थानांतरित कृषि। तो कौन सी विधि है जो मिट्टी की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती? तो आपकी वर्षाधीन खेती जो होती है वो नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के एक ढलान नुमा पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो इन निम्न में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो भाई मैंने आपको पहले ही समझाया है, ऐसे में चाय बोया जाएगा। ढलान नुमा खेतों में चाय बोई जाती है 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वार्षिक वर्षा होती है, ताकि इसकी जड़ों में पानी ना रुके, इसलिए ये ढलान में बोया जाता है चावल का पेड़। नेक्स्ट है चावल का नहीं, चाय का। निम्न में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? तो आपका बाजरा चावल, मक्का ज्वार, जौ और सरसों, ज्वार और चावल। अब ध्यान देना किनका उत्पादन खरीफ के मौसम, खरीफ यानी गर्मी, खरीफ गर्मी, गर्मी के मौसम में क्या नहीं बोई जाती है? आपकी जौ और सरसों, ये सर्दियों में बोई जाती है भाई। अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाएगी और फिर आके ये फरवरी और मार्च तक इनको काट लिया जाता है गेहूं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम, बहुत सारे एग्जामों में मैंने ये क्वेश्चन देखा, काटो और जलाओ खेती। आलू की खेती की विधि को, वनो उन्मूलन की प्रक्रिया को, मिश्रित खेती को या स्थानांतरित कृषि को? तो किसको कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को। याद रखना जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको कहते हैं काटो और जलाओ कृषि, ठीक है। ये स्थानांतरित कृषि ऐसी होती है जिसमें भाई कुछ टाइम तक खेती की, पेड़ जब स्टार्टिंग में क्या होता है, वन खड़े हैं, उनको काटा, उनकी लकड़ी प्राप्त की, उस जड़ें निकाली, खेत तैयार किया, उसमें हमने कृषि की 2-3 साल की, 4-5 साल की। जब उसमें कोई खाद नहीं डालते थे, जो उसकी उर्वरता की शक्ति खत्म हो जाती थी ना, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो ऐसे इसको काटो और जलाओ। वहां पे जो अवशेष बच गए ना, जैसे पेड़ों के पत्ते बच गए तो उनको जला देते थे, इसलिए इसे काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शस्यावर्तन का अर्थ क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न फसलों को क्रम में उगाना। ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है आपका। कुछ फसलों को बार बार उगाना। उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 से अधिक फसलों का एक साथ उगाना, इसमें कोई नहीं। तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें हैं उनको उगाना। जैसे भाई हमने पहले गेहूं बो दिया, फिर उसमें आगे जाके हमने तरबूज वगैरह लगा दिए, फिर आगे जाके उसमें हमने सरसों बो दी, जौ बो दी। तो ऐसे यानी एक ही फसल बार बार रिपीट ना करो, इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति यानी कोई एक कण खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग करके बोगे ना तो कोई किसी फसल को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, इससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। और शस्यावर्तन इसे ही कहते हैं कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को क्रम से उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? यानी रोपण फसल नहीं है कौन सी? चाय, कहवा, कॉफी, रबड़, ईख। ईख याद रखना, ईख एक रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बढ़िया, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। जो किसान का मित्र है कौन होता है? केचुआ, क्योंकि केचुआ मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाता है। तो कौन है किसान का मित्र? केचुआ। निम्न में से किसका संबंध सिल्वर कल्चर से है? सिल्वर कल्चर से है वनवर्धन, हिंसा का संवर्धन, सिल्वर कार्प का संवर्धन, तेल उत्पादक पादपों का संवर्धन और जंगली फसलें। जंगली फसलों का जो संबंध है वो सीधा सीधा आपका सिल्वर कल्चर के साथ है। नेक्स्ट इज 29, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था। झूम हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में, नागालैंड में। तो जो मध्य की उच्च भूमि है आपका मध्य प्रदेश और वगैरह ये, तो इनमें झूम खेती का व्यवहार हुआ करता था, ठीक है। झूम याद रखना, झूम
नेक्स्ट है हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। हरित क्रांति सीधा सबको पता है, रिपीटेड क्वेश्चन, गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है। 70% से अधिक, 60 से 70, 50 से 60, 50 से कम। तो राइट आंसर रहेगा 70% से अधिक जो हम बोते हैं वो खाद्यान्न फसलें यानी हमारी खाने वाली फसलें होती हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 32, किस कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है। भारतीय खाद्य निगम, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारतीय मानक संस्था और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो जो कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण यानी कितनी कृषि उत्पादों को किस श्रेणी में बांटना है, उनका कितना मानक है, तो ये सारी चीज़ें विपणन और निरीक्षण निदेशालय के माध्यम से ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण है। अब हमारी कृषि की क्या विशेषता है भाई। अधिक भूमि कम श्रमिक अर्थव्यवस्था, अधिक भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था, कम भूमि और कम श्रमिक अर्थव्यवस्था। हमारे पास कम भूमि है और श्रमिक अधिक है, तो भारत की भूमि की क्या विशेषता है, कम भूमि और अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है, कहाँ होती है भाई, किससे होती है। नहरों द्वारा करते हैं, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा या तालाबों द्वारा। तो किससे करते हैं, कुओं द्वारा। याद रखना भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई कुओं द्वारा होती है। वैसे कई बुक्स में आपको ये नहरों द्वारा भी मिलेगा। नेक्स्ट इज 35, निम्न में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है। चीन में, यूएसए में, कनाडा में, भारत में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत। तो यूएसए में सबसे ज़्यादा भूमि का प्रतिशत अधिक है जिसमें खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, IR-20 और रत्ना ये दोनों प्रमुख फसलें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों आपकी किसकी है, धान की है। IR-20 और रत्ना धान की यानी चावल की किस्में है, किसकी है भाई, चावल की। याद रखना चावल की किस्में हैं दोनों के दोनों, धान की और चावल की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, फसलों के मौसम के आधार पर विषम मद चुनिए। चावल, गेहूं, मक्का, कपास। अब देखो मौसम के आधार पर चावल, मक्का, कपास एक साथ बोए जाते हैं, बट गेहूं क्या है, अलग बोया जाता है। गेहूं सर्दी की है और चावल, मक्का, कपास आपकी खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, चुकंदर और ईख से रस निकाल लेने के बाद बचे अवशेष को क्या कहते हैं। शीरा, खोई, वह, जैव मात्रा। याद रखना इसे खोई कहते हैं। क्या कहते हैं, खोई। क्या कहते हैं, खोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, HYV का पूरा रूप है। HYV का पूरा रूप है क्या है, हाईब्रिड यील्डिंग वेराइटी, ह्यूमन येलो वायरस, हाई यील्डिंग वेराइटी, ह्यूमन येलो वैक्सीन। तो आंसर इज हाई यील्डिंग वेराइटी, HYV। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, कृषि से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है। अब इसमें गेहूं की किस्म कौन सी नहीं है, तो यहाँ देख लो। अगर आपको रत्ना के बारे में पता, भाई रत्ना हमने अभी अभी पढ़ी है, वो चावल की है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, तो राइट आंसर सीधा सीधा चावल होगा। उसके अलावा आपकी सोनालिका, कल्याण सोना और गिरिजा तीनों की तीनों गेहूं की HYV किस्में हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं। रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ पूर्व मौसम या मंदी का मौसम। तो भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की वृद्धि को क्या कहेंगे। देखो जून जुलाई में बोई हमने, क्या बोते हैं हम उसे, खरीफ बोते हैं और अक्टूबर नवंबर तक उसे काट लेते हैं। तो कौन सी आएगी आपकी, खरीफ का मौसम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है किसमें, जलोढ़ मिट्टी में, बालूही मिट्टी में, काली मिट्टी में या लैटराइट मिट्टी में। तो किसमें होती है तरबूज की बढ़िया वृद्धि, बालूही मिट्टी में। बालू जो मिट्टी होती है आपका, बालू रेत होता है, जब भरत वगैरह कराते हैं मिट्टी, जब घर बनाने से पहले जब घर को ऊंचा उठाने के लिए जब मिट्टी डाली जाती है तो अधिकतर वो बालू मिट्टी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। नंबर 1, घास सतलों का निर्माण करके, अधिक वृक्षों का रोपण करके, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर या शहरी क्षेत्रों में उद्यान बनाकर। तो किसमें किया जाता है, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है कि भाई हमारे इंडिया में जो बेरोजगारी है वो कैसी है, केवल मौसमी, केवल प्रचंड, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो केवल मौसमी नहीं है, केवल प्रचंड नहीं है, दोनों की दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45,
पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन इज वन रोपण, सोपान कृषि, पट्टीदार खेती या समोच्च रेखीय जुताई। तो राइट आंसर रहेगा सोपान कृषि। क्या रहेगा? सोपान कृषि। ठीक है, मृदा अपरदन को सोपान कृषि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है पर्वतीय इलाकों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, भैंसों की निम्न नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? ऑप्शन इज मुर्रा, भदवारी, सूरती, टोडा। देखो अब अगर हरियाणा में पूछे तो मुर्रा ज्यादा पाई जाती है, बट गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पूछ रहा है तो सूरती। ठीक है, कौन सी? सूरती। सूरती पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? जिनकी अपनी जमीन हो, खेती करते हो, जो जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते हो, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हो, जिनकी जमीन हो और दूसरों से या संस्थाओं से पट्टे पर लेकर खेती करते हो। तो राइट आंसर रहेगा जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो उन्हें खेतिहर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, बीटी बीज का संबंध है किससे? चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से। तो किससे है? कपास से। याद रखना, बीटी बीज कपास से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी के, लवंग के, नीम के, ताड़ और पाम के। तो सबको पता है दालचीनी हम मसालों में यूज करते हैं। जो लड़कियां होंगी, जो लेडीज हैं, जो घरों में खाना बनाती है, शाही पनीर वगैरह या डिशेज जो बनाती हैं, तो सबको पता है कि भाई दालचीनी का यूज करते हैं हम मसालों के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, ये आपको मिलान करने हैं चाय, ईख, मूंगफली, सेब और दूसरी तरफ स्टेट के नाम है हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात की। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप चाय देखो तो चाय हमारा कहाँ भाई? असम में। ठीक है, सेब देखो तो सेब कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और आपकी मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में। ईख कहाँ पर? यूपी में। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा, अब आप डी का 1 देख लो, किसमें? डी का 1 इसमें है। ए का 2 चाय यानी असम, बी का 3 यानी यूपी, सी का 4 मूंगफली आपकी गुजरात और डी का 1 यानी सेब। तो जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका 51, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1968, 67, 66, 65। तो राइट आंसर रहेगा 66। और ये 66 आपकी हरित क्रांति, जो भारत में भाई हरित क्रांति आई थी ना, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, जो हरित क्रांति आई थी भारत में, वो आपकी कब आई थी? 1966 ही में ही आई थी। ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति, चारा उद्योग का विकास, समुद्री उत्पादों का विकास, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का विकास, भारत में खाद्य संस्करण और शीतल पेय के उद्योगों का विकास। तो भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भारत में खाद्य प्रसंस्करण और शीतल पेय के उद्योगों का विकास, यानी ये आपके खाद्य संस्करण से संबंधित थी। ठीक है, खाद्य क्रांति को। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र हैं, ट्रैक्टरों की कमी है, किसानों की गरीबी, लोगों की उदासीनता। तो भारत में भाई जो खेत है ना लोगों के पास, वो काफी छोटे हैं, इसी कारण इंडिया में यंत्रीकरण संभव नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, कोड निम्न में से किसकी किस्म है? बकरी, मछली, फसल, प्रवाल, कोरल। किसकी है? मछली की। याद रखना, कोड मछली की किस्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से, उद्यान कृषि से, मधुमक्खी पालन से, अंगूरों उत्पादन से। तो जो आपकी स्वर्णिम क्रांति है, ये आपकी उद्यान कृषि से संबंधित है। ठीक है, उद्यान कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56, मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है अवनालिकाओं को प्लग करके, अतिचारण को रोककर, समोच्च रेखीय जुताई द्वारा, रक्षक मेखलाएं बनाकर। तो अतिचारण को रोककर मरुस्थलीय भवन को रोका जाता है। अब ये मरुस्थलीय भवन क्या है? यानी आपके मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना। ठीक है, मरुस्थलीय भवन यानी मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना। अतिचारण, पेड़ जब जो हमारे पशु होते हैं उनसे हम जब खुले में उन्हें चराते हैं तो उनके खुरों से भी मिट्टी का अपरदन होता है। ठीक है, और वो जो घास वगैरह खा लेते हैं तो वहाँ पर मिट्टी रह जाती है। तो इस चीज़ को हमें रोककर, अतिचारण को रोककर मरुस्थलीय भवन को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, तो हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57,
58 निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? सहकारी खेती, अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जोत उपविभाजन या विखंडन, वित्त या विपणन की अल्प सुविधा। तो जो आपकी सहकारी खेती है वो भारत में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, उसके अलावा ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 निम्न में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? जूट को, कपास को, रबड़ को, चाय को। तो चाय को ब्राउन पेपर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 60 पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? मीठी मकई, मीठा ज्वार, शकरकंदी या मटर। तो जो शकरकंदी होती है, जिसे हम शकरकंदी भी बोलते हैं, वो पहाड़ों पर उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। खालिस्तान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। किसके बाद से ही खाद्यान्नों और गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई? तो आपको पता है हरित क्रांति, और हरित क्रांति मैंने आपको पहले भी बताया 1966। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है जो आपके बार बार रिपीट होते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो केयरफुल होके करना इन क्वेश्चंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एस्टेट के एग्जाम्स के लिए और काफ़ी आगे भी आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को कि आपके हर एग्जाम में ये क्वेश्चन हेल्पफुल हो। और भाई आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को आगे भी ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी न्यू वीडियो जो भी मैं बनाऊं, और बेल आइकन जरूर कर लिया करो ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास इजीली पहुंच जाए मेरी वीडियोस का, न्यू वीडियोस का। और मिलते हैं आगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बस जो वीडियो हैं उनको देखते रहो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।